प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनु। आज 572 कार्यक्रम छु 2000 वर्षक 212वीं ब्याह और आज हम वर्तमान शिक्षा दशा और दिशा तुहर कड़ी में डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को चंपावत बटी हम सुनन आज। और बीए प्रथम कड़ी में डॉक्टर दीप चौधरी जी हम बहुत आभारी छूँ, बहुत उन्हें धन्यवाद करनो। शोर घाटी बटी हूँ आज ला अपन आशीर्वाद देने लगनी। सुंदर व्याख्यानक लीजी में बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करनो डॉक्टर दीप चौधरी जी। आज एक दोहर भागक कड़ी में हम डॉक्टर तिलक राज जोशी को जनर पूरा जीवन शिक्षा लीजी समर्पित रही छू। उन्हें बहुत अनुभव ये क्षेत्र में छन और ये वर्तमान दिशा पर वीक जो दशा छू हमार शिक्षा और वीक लीजिए अपन मार्गदर्शन ले अपन प्रदान करन और ये एक दिशा पर कुछ अपन अनुभव देते हुए हम सब मार्गदर्शन करल। मैं बहुत अभिनंदन करनो, स्वागत करनो डॉक्टर तिलक राज जोशी। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, बहुत स्वागत। जय नमस्कार सबन पटल में और मोहन कृति पटल पर सबन स्वागत से नमस्कार से बेली डॉक्टर दीप चौधरी जी बहुत बड़ी व्याख्यान दी। उन्होंने विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सर जोशी जी। बहुत प्रभावित हुए और मेरे ख्याल उन्होंने लगभग सार विषय समेट रहा। फिर लगा नहीं अपने तरफ बैठे जो मेरा अनुभव रहा वीक आधार पर शिक्षा जो वर्तमान स्थिति है ये विषय में कुछ संक्षेप में ही सही अपनी बात रखनू। हमारी शिक्षा जो पद्धति थी प्राचीन काल बैठे अगर हम देखनू तो प्राचीन काल में जब गुरु पद्धति थी, आश्रम पद्धति थी, इनमें विद्यार्थी संपूर्ण सर्वांगीण विकासक उद्देश्य एक तो वहाँ जाकर गुरु सेवा में रूच, चाहे वो राजा चेल हो चाहे के सामान्य हो व्यक्ति हो, उन सबन अधिकार से शिक्षा प्राप्त है। एक बात तो यो बड़ी ठुलची हुई वक्त कि सबन खन एकन से व्यवहार हो, चाहे राजा चल हो चाहे मंत्री चल हो चाहे सामान्य हो। तो यो बात शिक्षा में वो प्राचीन जो वो बाद में कालांतर में जब मोहम्मदन काल में या अंग्रेजों के शासन में एमे थोड़ा परिवर्तन हो जो हम आजक शिक्षा से इनमें लगा ये परिवर्तन हम देखनू। इनमें विभाजन जैसे है थोड़ा आर्थिक विभाजन, थोड़ा सामाजिक विभाजन, थोड़ा पद प्रतिष्ठा विभाजन ऐसा है और स्कूल लगा वैरायटी लगा बदल गया। सरकारी स्कूल के अलावा जो यो पब्लिक स्कूल खुल रहा उन एक ढंगल उस पार्टीशन बढ़ाते जाना अचालन नमकीन बड़ा रोवल कुनान हम हम पर्चा याद रोज जब 9 में तो कोई ट्यूशन जा चुके बच्चे हम हीन भाव देखते हुए ट्यूशन लगा रहा है। ट्यूशन लगा रहा माने वो कमजोर छात्र तब ट्यूशन लगा रहा है ना। अब ट्यूशन जरूरी है, आप जो ट्यूशन अलग उन पास है ना उन इस लगा स्थिति से तो बड़ा मतलब परिवर्तन खूब इस टाइप का। अगर मैं हिंदी में पूछ बाइक ठीक सरलता हो रही अपनी बात हिंदी में पूछ तो शिक्षकों के जो वो है शिक्षा का जो मूल वो है उसमें हमारे 4 पैदान आते हैं इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षण संस्थान। तो इन 4 पैदानों में सबसे महत्वपूर्ण
किसे कहा जाए ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अपना अपना पूरा महत्व है। शिक्षक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षार्थी है और अभिभावक है और शिक्षण संस्थान है। तो इसमें सबसे पहले मैं शिक्षक को लेकर बात करता हूं, दो चार बातें इस पर बतलाता हूं। तो शिक्षक को हमारे मेरे विचार से सबसे पहले तो बात यह है कि जो शिक्षक बनना चाहता है उसे पूर्ण रूप से शिक्षक के लिए शिक्षक होने की मानसिकता पूरी होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, अभी आजकल तो हमारे शिक्षा जगत में बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और आजकल मैं देख रहा हूँ ये भावना भी बदल गई है। आजकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पहले वाली भावना नहीं है कि कहीं नहीं मिला तो शिक्षक बन गए, ऐसा नहीं है। हमारे समय में, मेरे समय में लगभग ये स्थिति हो गई थी। मतलब मैं अब रिटायर हुए, मुझे अभी 17 साल हो गए हैं। तो जब हमारी नियुक्तियां हुई उस समय की स्थिति ये थी कि जिसको कोई अन्य जगह पेशा नहीं मिलता था वो शिक्षक में आता था, उस समय की स्थिति। आज उसमें बदलाव आया है, बहुत बढ़िया बदलाव आया है। आज टीचर होना चाहते हैं तो उस समय के टीचरों में मैंने देखा जो आ जाते थे फिर इस लॉ में बह जाते थे, उनमें एक आदर्श टीचर के जो गुण थे वे आ जाते थे। बीच में एक पड़ाव ऐसा देखा मैंने अपने ही शैक्षिक स्थिति में, हमारे समय के बाद और अभी के आज के 10-15 साल, ये जो 15-16 साल जो मैं रिटायर हुआ उसके पहले के बीच में एक पड़ाव ऐसा भी आया जिसमें शिक्षक जरा अपने पेशे के प्रति ईमानदारी कम करने लगा था, ऐसा पड़ाव बीच में आया। तो वो उसमें भी सुधार मैं देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा सुधार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कई टीचरों से मेरा संपर्क है जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं और अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं। और बल्कि आजकल तो मैं फेसबुक में भी देख रहा हूँ कि बच्चे उसमें देखता हूँ अन्य चीजों में TLM वगैरह का पूरा देते हमने ऐसा किया, फलाना किया, ये किया। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गौरव होता है कि अच्छा इस तरह की कार्रवाई चल रही है करके। तो एक्टिविटीज जो है चल रही है। तो शिक्षक को सबसे पहले तो ये है कि वो अपने विषय का ज्ञाता होना ही चाहिए। जब अपने विषय का ज्ञाता होगा तभी वो पढ़ा पाएगा, और उसे अपने शिक्षक को विद्यालय में जब वो जाता है, क्लास में जाता है, तो पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। मैं अपना अनुभव बतला रहा हूँ, मैं बिना तैयारी के क्लास में कभी नहीं गया, कभी नहीं मैंने क्लास को मैं बिना तैयारी के पढ़ाया हुआ, पूरी तैयारी के साथ में क्लास में गया। तो दूसरा जो मैंने बताया कि शिक्षक के पैसे के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, आपको निष्ठा है, आप उसमें गए हैं, तो आपको गौरव होगा, आप गौरवान्वित होंगे कि मैं पेशा हूं। और ठीक है, समाज की कुछ विकृतियां हो सकती हैं, समाज की कुछ कमजोरियां आप में भी हो सकते हैं, शिक्षक में भी हो सकते हैं। अगर उनको पहले तो न हो वो ठीक है, अगर हैं उसे आप उजागर नहीं होने देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि एक बार मुझे बड़ा अजीब लगा, तो एक कोई टीचर थे, वो जरा कुछ उनकी आदतें गंदी थी, वो खुलेआम करते, तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता है टीचर को ऐसा करना, तो ये गोपनीय है, आप कम से कम बच्चों के सामने और समाज के सामने एक आदर्श रहना चाहिए। तो उन्होंने सीधे कहा आप चोर होंगे, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे से ये कहा। मैं कुछ क्या कहता, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं चोर ही सही सर, लेकिन मेरा जितना सम्मान है उतना आपका नहीं है। मेरे को आते ही आज भी लड़के खड़े होते हैं और बड़े सम्मान करते हैं, तो आपको आते ही आपका नाम लेकर वो चोर एरो कहते हैं, मेरे को चोर नहीं कहते। तो इतना अंतर तो है, मेरे को आते ही आप कहते हो और आपको आते ही कहते हो वो एरो, वो जानो ऐसा कहते हैं, मेरे को आते ही खड़े होके नमस्कार सर कहते हैं। तो इतना अंतर तो है। ठीक कहा आपने, मेरे चोर होने से ही मुझे फायदा मिला है। मैं चाहता हूँ कि टीचर एक ऐसा आदर्श तो रखे कि बच्चा आकर उसके सम्मान से खड़े होकर उसको नमस्ते कहे, न कि वो जानो देख देख देख
भट्टी में जान लो। तो ये स्थितियां बीच में रही, वो बड़ा गलत रहा। उसकी वजह से टीचर समाज बदनाम भी हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज की बुराइयां, मैं ये कह रहा हूं, मैं जरा इसमें लिबरल हूं कि ठीक है, आपने माना कुछ कमियां हैं, तो फिर भी आप उस कमियों को क्यों शो करते हैं किसी समाज में, किसी अध्यापक में? क्योंकि एक तो आप आदर्श हैं, आपका आदर्श ही प्रकट होना चाहिए, आपके वाणी में आदर्श होना चाहिए, आपके खान पान में आदर्शता झलकनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ये जो भी टीचर योग्य रहे हैं उन लोगों का सभी का ये अनुभव होगा कि उनको आज तक सम्मान मिल रहा होगा, चाहे वो रिटायर हो गए होंगे, चाहे वो सर्विस में होंगे। तो ये शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। तीसरी बात मैंने जो कहा, पहला अपना विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा अपना सामाजिकता जो उसकी है, जो हमने अपने को शो करना है, एक्सपोज करना है, वो अवश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग प्रेरित हों, सीखें। आज तक मैं आपको एक अपनी ही बात जैसी हो रही, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे करना, लेकिन मैं अपना अनुभव बतला रहा हूं तो मेरे को अपनी बात बता। आज तक मैं जब अपने गांव जाता हूँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है मेरा गांव पैती, तो रास्ते में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, मतलब अब होली है, दिवाली है, उनमें तो प्राय जो दिवाली में तो लोग बाहर रास्ते में ताश खेलते रहते। अब हम लोग जब जाते हैं, हमारे परिवार की तो एक बड़ी भारी छवि है यहाँ, चाहे मैं जाऊं चाहे मेरा भाई जाए, हम लोग सौभाग्य से हम लोग अधिकतर टीचर ही रहे। तो हम जो लोग जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो लोग अपने खेल में ऊपर से वो तौलिया या कुछ रख कर, अरे मास्टर तीनों जान दिनू, मतलब तीनों जान दिनू, तो हमें नमस्कार नमस्कार, हम भी फिर क्यों रुके वहां, हम भी फटाफट वहां से निकलते हैं, ताकि उन्होंने इतना सम्मान दिया है तो चलो बढ़िया है, इतना सम्मान तो है। तो ये सम्मान मिलता है अपने को, और हमें एक टीचर को इससे अधिक की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। और जिसको ये भूख लग जाएगी कि मुझे सम्मान मिले, वो निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी रहेगा, चरित्रवान भी रहेगा, और बच्चों के प्रति वो भी रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी है, प्राइमरी स्तर में मेरी मैडम प्राइमरी स्तर में रही और मैं माध्यमिक स्तर में रहा, तो मुझे दोनों का अनुभव है। क्योंकि कई बार मैडम मुझे अपने स्कूल में बुलाती थी एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं उनके यहाँ जाता था, क्योंकि मैं खंड शिक्षा अधिकारी भी था, इंचार्ज खंड शिक्षा अधिकारी रहा बाराकोट का। तो मैंने देखा बच्चों में, हमारे को प्राइमरी के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनको टैकल करने का ढंग अलग होता है, माध्यमिक में अलग होता है, हायर में फिर अलग चलता है। तो इन तीनों में मैंने जो देखा अंतर, तो ये देखा कि प्राइमरी के बच्चों में तो ऐसा होना चाहिए कि मास्टर अध्यापक के आते ही बच्चे खुश हो जाएं कि वो आगे मास्टर आगे। तो वो जैसे माँ या पिता के आने में बच्चे खुश होते हैं, वैसे उनमें भाव आते हैं। तो इसका मतलब कि आप में योग्यता है, आप में टीचर, जो आप टीचर बने हैं, आप योग्य टीचर बने हैं, क्योंकि बच्चे खुश होकर चहक रहे हैं, बहन जी आ गए या सर जी आ गए ऐसा कह रहे और चहक रहे हैं, और आपके सामने आकर नमस्ते नमस्ते कहने की होड़ लग रही है। तो इसका मतलब कि आपने उन बच्चों में कुछ ऐसा चीज अवश्य डाल दिया है जिससे वे पढ़ाई के प्रति अभिरुचि भी रखते हैं और टीचर के प्रति सम्मान भी रखते हैं, और बड़े से वो बात करते हैं, बहन जी इसने मेरे को आज रास्ते में गंदी बात कही, इसने तो बुलाया उसे, हाँ कही, हाँ इसने पहले इसने कही तब मैंने कही। इस तरह का मैंने जब व्यवहार देखा तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, जैसे अपने घर में माँ बाप से बात करते हैं वैसे अच्छा भाई आज से नहीं करोगे, चल कान पकड़ा, उसने कान पकड़ा और चलेगा, और वो बच्चा भी दूसरे दिन उसकी शिकायत ला के आएगा। तो बड़ा मतलब एक पारिवारिक माहौल और बच्चों का इस तरह का वो होता है। माध्यमिक में मैंने देखा थोड़ी दूरी बनाना भी जरूरी है। अगर यही चीज हम माध्यमिक में कर देंगे तो वो थोड़ा सा नहीं रहेगा। लेकिन दूरी माने ये नहीं कि लड़के डरे, बच्चे डरे, ऐसा नहीं। इतना डरे कि
अरे उन्होंने काम नहीं किया, तो नजरें चुराने में थोड़ा सा झिझके कि आज मास्टर आगे हमने काम नहीं किया, ऐसा उनका फेस रीडिंग से हमें पता चल जाना चाहिए कि इस बच्चे ने आज काम नहीं किया होगा। क्लास में जाते ही अंदाज आ जाता है किसने काम किया नहीं है। मैं जब क्लास में जाता था तो उसी लड़के को उठाता था बाई चांस तो अधिकतर मैं सही रहता था। जिसने काम नहीं किया, अच्छा यार बेटा तू दिखा काफी। तो बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो आजकल तो अब तो सब मेरे पढ़ाए हुए रिटायर भी हो गए, तो कहते सर आप ऐसा कैसे करते थे, आज भी वो करने तक मैं देखता था कि वो नजर नहीं मिलाता है, तो मुझे अंदाज आ जाता था कि इसने काम पूरा नहीं किया है। ये तो मैं चोरी नजर से ऊपर को देखता था, तो जिसकी सत नीचे है तो अंदाज आ जाता था। तो इस तरह का वो तो बच्चे तो ये बच्चों से इस तरह की हमारी इंटीमेसी हो जानी चाहिए। तो ये शिक्षक के विषय में बतलाया। अब है विद्यार्थी। विद्यार्थी का जो है उसको बड़ी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सोचते हैं कि जो हमने पढ़ाया बच्चे उसे समझ रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। बच्चे कई स्तर के होते हैं। बच्चे कईयों की बुद्धि तेज होती है, कईयों की कमजोर होती है, कईयों की कुछ चीजों को वो समझ नहीं पाते हैं। अगर उसको थोड़ा सा हिंट दे दो तो वो फिर बड़े दौड़ते हैं आगे को। तो हमें उन लोगों की स्थिति को जानना चाहिए और बच्चों को कभी भी इतना उनको बतलाना चाहिए कि बच्चों जो समझ में नहीं आता तुम पूछ लो, और उनमें इतनी हिम्मत अवश्य डाल देनी चाहिए कि बच्चे जहां पर नहीं समझ में आ रहा वो उसे पूछने, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो उससे क्या होगा कि उन बच्चों को उस विषय के प्रति अरुचि नहीं होगी। तो विषय के प्रति अरुचि कब होती है, थोड़ा कठिन लगा, फिर कठिन लगा, फिर कठिन लगा, तो वो एक पर्वत बन जाता है, पठार बना, उसमें कुछ सीख नहीं पाते। तो इसलिए बच्चों का में हमें ये डाल देते हैं क्या बतला सकता है, तो वहाँ बच्चों के साथ हमारा एक तारतम्य बनता है और बच्चे सीखते हैं। एक मैं अभी परसों देख रहा था, बड़ा इसमें आ रहा था, फेसबुक में ही देख रहा था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा, प्रेरणादायी रहा। तो एक लड़का आता है स्कूल, आता है, आते ही वह हाथ दे देता है डंडे खाने के लिए। तो उसका अध्यापक डंडा मारता है और वो जाके क्लास में बैठ जाता है। तो वो रोजाना देर में आता है। तो अब रोजाना उसकी आदत हो गई है, हाथ बढ़ा दो क्योंकि देर तो होनी है उसे। तो एक दिन उसने देखा कि वो लड़का कहीं जा रहा है, तो उसने रोका, उसने कहा अरे तू स्कूल न जाकर इस समय कहीं जा रहा है और फिर वहां जाकर हाथ दे देगा, उसी टीचर ने कहा। तो उसने कहा सर मैं ये दूध या अखबार इसे पहुंचाने जा रहा हूँ फलानी जगह, ठीक इतने बजे मुझे वहां जाना पड़ता है, वो मुझे इसके बदले इतना रुपया देते हैं क्योंकि हमारे घर में गरीबी है, तो इतना रुपया मेरे लिए हमारा फीस का जुगाड़ हो जाता है, ये है वे है। उसने जब कहा तो उस अध्यापक के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा अरे ये अपने परिवार को भी पाल रहा है और अपना स्कूल भी आ रहा है, और इसने आज तक हमें कभी कुछ नहीं कहा, सीधे हाथ दे देता था ना। तो अब ऐसी परिस्थितियां तो मुझे बड़ा अंदर तक झकझोर दिया उसने, उस दृष्टि ने। मैंने कहा देखो ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, स्कूल आना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। कोई अपना यूनिफॉर्म नहीं ला पाता है, कोई बच्चा कलम पेन नहीं ला पा रहा, कुछ उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो उन मजबूरियों को अगर हम जान सकेंगे तो एक टीचर और एक शिक्षक का एक तारतम्य बना रहेगा, एक योग बना रहेगा, और तब बच्चों को जो विद्यार्थी हैं उनको भी लगेगा कि हमारे शिक्षक जो हमारे गार्जियन हैं, शिक्षक ही नहीं वे गार्जियन है। अब तीसरी कड़ी इसमें है अभिभावक। अभिभावकों का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहता है। अभिभावक को हमेशा अपने शिक्षक के प्रति विश्वास होना चाहिए, एक बात।
दूसरी बात, वो लड़के के ही अंधभक्त न रहे, लड़के के ही कहने पर न चले कि ये लड़का, ये मास्टर अच्छा पढ़ाते हैं, ये मास्टर नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बच्चा ही उनके विषय में जरा काम चोरी कर रहा हो या क्या कर रहा हो। अगर अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देगा तो वो बच्चा अपने अभिभावक को चीट करेगा, तो अभिभावक और शिक्षक के संबंध खराब हो सकते हैं। मैंने अभी एक बार यहाँ पर ऐसा देखा, एक टीचर को वो बड़े कहते कि वो बहुत है गंदा है, वो मेरे बच्चे को डांटते रहते हैं, ये डांटते रहते हैं, ये वो। मैंने कहा यार, डांटते रहते हैं तुम कह तो रहे हो, लेकिन उस अध्यापक की तो सभी तारीफ करते हैं। आप ही ने मेरे से कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे के तो पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों पड़ा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, आप देखो। अब आप एक बार मन से ये निकाल के शिक्षक से मिलो जबकि वो गंदा है। आपने तो पहले समझ लिया कि वो गंदा है और आपसे वो जेलसी रखता है। ऐसा नहीं है, आप उससे मिलिए, हो सकता है आपसे उसके संबंध गलत हो सकते हैं, लेकिन लड़के से नहीं होंगे। आप एक बार उनसे मिलिए अच्छी तरह से, यही चंपावत की बात है। तो वो मिले उनसे और उनसे कहा मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, इस विषय में उन्होंने पूछा। तो माता बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा अरे बैठिए बैठिए बैठिए, कहा आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा आपने आज अपने बच्चे के लिए पूछा, मैं तो इसे कई बार कहता था कि तू अपने पिताजी को बुला ला। हाँ, नहीं नहीं, इसने तो मेरे से कभी नहीं कहा। अरे मैंने तो कई बार कहा, फिर मैंने सोचा आप आते नहीं है और मैं क्या करूं, इसने ये कमियां हैं इसकी, ऐसा कहा। तो अब उनको पता चला कि अरे, तब फिर उन्होंने बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा हाँ हाँ ये कहते थे, आप मारोगे करके मैंने नहीं कहा। तो अब तब उन्हें पता चला कि वो तो उस लड़के के पीछे इसलिए पड़े थे कि वो कुछ आगे बढ़े, क्योंकि वो कहते भी थे यार तेरे पापा ने नहीं पढ़ा तू तो पढ़, ऐसा कहते थे तो बच्चे को कहीं फील होता था कि तेरे पापा ने नहीं पढ़ा तू तो पढ़, कहते थे, वो बड़े प्यार से कहते थे गुरुजी। अब जब ऐसा आपने कहा, मैंने कहा हाँ हाँ, गुरुजी ने कहा मैंने ऐसा तो कहा गुरुजी, आप बुरा मत माने, मैंने ऐसा कहा, तू तो नहीं पढ़ पाए तू तो पढ़। हाँ, ऐसा अवश्य कह दिया, हो सकता है ये मेरी गलती है। उन्होंने कहा हाँ नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरे समझने में गलती है। तो दोनों की जब दोस्ती हो गई तो वो लड़के उसके उनके विषय में और विषय से आगे को निकलता गया और हाई स्कूल में वो उन्हीं के विषय में सबसे बढ़िया नंबर लाया। तो ये है अभिभावक का और शिक्षक का और छात्र का संबंध। अगर इन लोगों का तीनों का एक ट्रायंगल जो बनता है, ये त्रिभुज, ये अगर समकोण बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो ये सोचे कि ये बहुत बड़ी सफलता है और विद्यार्थी के लिए भी हितकर है, शिक्षक के लिए भी हितकर है, अभिभावक के लिए भी हितकर है। अब आते हैं अगला, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान जो है वह भी बहुत जरूरी है कि हमारे शिक्षण संस्थान कैसे होने चाहिए। शिक्षण संस्थान को बढ़िया बनाने में वहाँ के मुखिया जो है, प्रधानाचार्य हो या हेडमास्टर हो, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उनके द्वारा टीचरों से कितना वो सहयोग ले पाते हैं इसका बड़ा महत्व रहता है और छात्रों से कितना सहयोग ले पाते हैं इसका महत्व रहता है। तो शिक्षण संस्थान में अगर आप उसे अपना मानेंगे, उस संस्थान को अपना मानेंगे, जैसे अपने हम घर में हैं, घर में हम सफाई करते हैं, अगर इधर उधर झाड़ी लग गई हो तो उसे हटाते हैं, कहीं गंदगी हो तो उसे दूर हटाते हैं, घर में सफेदी नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ तो उसे ठीक करते हैं। अगर हमारे को अपने संस्थान से भी ऐसे ही प्यार हो, अपने जैसे हम अपने घर से करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा जो शिक्षण संस्थान में जो प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे, ऐसे अध्यापक वे अपने अध्यापकों से निश्चित रूप से सहयोग ले पाएंगे और अपने फोर्थ क्लास के जो कर्मचारी हैं उनसे भी सहयोग ले पाएंगे और छात्रों से भी सहयोग ले पाएंगे।
तो कई संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने विद्यालय की पूरी टोपोग्राफी ही बदल दी, बहुत गजब का उसमें चेंज कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने देखा परिसर में चारों ओर से गाय भैंसें आ जाती हैं, तो उन्होंने बच्चों को प्रेरित करके, टीचरों को प्रेरित करके क्लास वाइज श्रमदान कराकर चारों ओर से कटीली झाड़ियों के बाहर डाल दिए। ठीक है, अपोज हुआ, थोड़े से गांव वाले आए कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने गांव वालों को भी फिर कहा कि अरे हाँ, इनका अपोज होगा। तो उन्होंने 2-4 सयानों को बुलाकर उनसे बात करवाई कि भाई साहब देखिएगा, यहीं से बारात भी जा रही है, यहीं से आपके गाय भैंस भी जा रहे हैं, यहीं से विद्यालय भी चल रहा है। तो क्लास में जब क्लास चल रहा होता तो वहां से रास्ते से बारात निकल रही है, जबकि ये रास्ता है नहीं, आम रास्ता नहीं है, तो बना दिया है आप लोगों ने। और यहीं से गाय बैल भी जाते हैं, गाय बैलों को दूसरी जगह से ले जाया जा सकता है। ये रास्ता तो स्कूल का है, और स्कूल से अगर आप ना आना चाहें तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, केवल आप लोगों के लिए सुविधा हो जाती है। उधर से घूम कर जाना पड़ता है आप लोगों को 200 मीटर, यहाँ से आपको 50 मीटर में चला जाना पड़ा। लेकिन आपके 50 मीटर के जाने से तो हमारा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा, आपकी बारात भी यहीं से जाती है, कोई मुर गया तो वो भी यहीं से जाता है, तो सारा ध्यान तो उधर को चला जाता है बच्चों का, एक क्लास का जो कि सभी का जाता। तो ये तो बड़ा बढ़िया। तो ऐसा मीटिंग की शुरू में नानुकुर हुआ, लेकिन बाद में वो मान गए कि ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने बाढ़ डाला, तो वो एक स्कूल ऐसा हो गया, बहुत ही आदर्श हो गया। पहला तो परिसर ही उसका अच्छा हो गया। तो जब परिसर में बाढ़ हो गया तो उसमें फूल खिलने लगे, पेड़ पौधे भी खिलने लगे। तो इस तरह से जो स्कूल को देखने से ही लोग बाग भी कहने लगे, विद्यार्थी भी कहने लगे हमारा विद्यालय ऐसा है। तो ये, और जो अधिकारी आए वो भी खुश हुए, उन्होंने कहा रहे बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने चलो भाई इनका 2000 अनुदान, उन दिनों 2000 ही मिलता था सफेदी वफेदी के लिए, तो उन्होंने 2000 और दे दिया, कहा कि ये 2000 का और आपका दिलवा देते हैं वहां पे। तो इस तरह से एक आदर्श स्थिति बन जाती है। तो संस्थान को आकर्षक बनाना भी बहुत जरूरी है, ताकि छात्रों को भी गौरव हो, टीचरों को भी गौरव हो, शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष को भी गौरव हो, और यहाँ तक कि जो अभिभावक के अलावा जो आपके गांव के, उस गांव से परिसर के गांव वाले जो हैं, उनको भी वे भी कहें कि हाँ भाई, विद्यालय तो बहुत बढ़िया बना दिया। तो विद्यालय बढ़िया बनने से एक माहौल, जो जिसे हम कहते हैं, एक स्थिति ऐसी बन जाती कि भाई कि हाँ, कैसे हमें स्कूल को चलाना है। तो ये चीजें सरकार के ऊपर अगर हम निर्भर रहें तो ये नहीं हो पाएंगी। भाई कि अब झाड़ी काटने के लिए तो सरकार किसी एक को मजदूर नहीं देगा, वो तो आपको ही देखना है कि कहाँ हमने क्या करना। आप सरकार के द्वारा जो भी मिलता है अनुदान, उसका सदुपयोग कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने जैक भी होने चाहिए आपको, कि मैं ऐसा करूंगा तो कोई मुझ पर अंगुली नहीं उठाएगा। तो इस तरह से आपके 4 जो ये स्तंभ मैंने बताए, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण संस्थान और अभिभावक, इन चारों का अगर हम एक ढंग से इन चारों में कुछ सुधार ला पाएंगे तो निश्चित हमारा विद्यालय बहुत आगे जाएगा और हमारी शिक्षक संस्थाएं बहुत आगे जाएंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमारी शिक्षण संस्थाएं कैसे चल रही हैं। अच्छा, बड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्राइमरी में हम जब देखते हैं, आजकल तो LKG वगैरह से शुरू होता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है अगर हम जाने तो उसके पीछे शिक्षण के उद्देश्य के विषय में तो कितना ने क्या कहा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने महात्मा गांधी जी ने अपनी बात कही है, ये विवेकानंद जी ने अपनी बात कही है, अन्य समाज सुधारकों ने अपनी अपनी बात कही है। उन सबको हम छोड़ दें, हम केवल व्यवहारिक पक्ष में अगर देखें तो हमने देखा, हम बच्चों को जब देखते हैं, छोटे प्राइमरी के से भी छोटे LKG वगैरह बच्चे को, तो उनको उनका हमारे शिक्षण का उनके लिए क्या उद्देश्य है। उनके लिए यही उद्देश्य है कि बच्चे
एलकेजी के बच्चे घर स्कूल आना सीख जाए, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। क्यों छोटे होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनको लगे कि हमने जाना, जल्दी तैयार हों और स्कूल के लिए तैयार हों और अपना टाई वाई पहन के, जैसे भी है बच्चे नाक में चाहे नाक बह रही हो लेकिन अपनी टाई पहनने की उनको याद रहे, तो एक माहौल बनाना है उनका। तो शिक्षा का उद्देश्य यहाँ क्या कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि उनको स्कूल जाने की हॉबी पैदा करना। अच्छा, फिर स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए उन छोटे बच्चों के लिए कि उनको एक दूसरे से व्यवहार करना तो वो सीखते हैं, साथ ही खेल वगैरह, जो एलकेजी वगैरह में तो खेल वगैरह का चलता है, तो उसी बहाने उनको सिखाया जाता है कि भाई नाक कैसे पोंछी जाएगी, हाथ कैसे धुलाएगा जाएगा, नाखून कैसे बनाओगे और दांत कैसे साफ करोगे, तो ये चीजें उनको बतलाई जाएंगी। मेरा नाती मुझे आकर कहता था, नाना जी आपको हाथ धोना नहीं आता है। मैंने कहा क्यों नहीं आता है? नहीं नहीं, ऐसे ना, ऐसे डालते हैं उसको, उसके साबुन को ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे हाथ नहीं लगाते हैं, उससे जो आजकल है सिस्टम हैंड वॉश उसको बतलाने वाला हुआ, ऐसा ही लाओ, यहाँ हमारे घर में भी ऐसा ही लाओ, क्योंकि उससे सफाई रहती है, नहीं तो हर एक का साबुन में हाथ गंदा होता है। मैंने कहा यार बड़ी बात बतला दी तूने मेरे को, मैं अवश्य लाऊंगा हैंड वॉश तो ऐसे लाओ और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे भी मलते हैं, पीछे की ओर भी मलते हैं, आप तो ऐसे ऐसे करके धो दे रहे हो, पीछे को भी मलते हैं ऐसे। मैंने कहा ठीक कहा बेटा, तूने बहुत अच्छी बात बतलाई। तो मतलब छोटा बच्चा 2-2.5 साल का, 3 साल का मेरे को कह रहा कि नाना जी आपको हाथ धोना नहीं आता, तो मतलब उसने सीखा कि कैसे सीखते हैं, ब्रश कैसे करते हैं मेरे को बतला रहा, ऐसे करते हैं, नीचे से ऊपर को ऐसे करते हैं, ताकि मैला निकल जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। तो अगर उस एलकेजी का उद्देश्य अगर हमें पूछा जाए तो यही होगा कि वो स्कूल आने के लिए जिज्ञासा बनी रहे उसकी, दूसरी उसको अपने साफ सफाई का ध्यान रहे, तीसरा उससे फिर हम लोग यहाँ पूछते थे तेरे कितने दोस्त हो गए, क्या दोस्त हो गए, तो वो अपने दोस्तों के विषय में बताता था, ये ऐसा है, वो ऐसा होता है, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो इसका मतलब कि उनको मिक्सअप होना आता है। तो अगर यूं कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा शारीरिक विकास से शुरू होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो उसी में वो लोग फिर थोड़ा बहुत जो भी सीखना आता सीख लेते हैं। और शारीरिक स्वच्छता, उसी के बाद उनमें आती है आगे जो शिक्षण होता, बड़े कुछ क्लास में आ जाते हैं प्राइमरी में, तो प्राइमरी में जाकर वो शारीरिक विकास तो बच्चों ने जो एलकेजी में सीखा उसका विकास तो होते रहता है, साथ ही साथ उनका मानसिक विकास भी हो जाता है और सामाजिकता भी उनमें आने लगती है, क्योंकि वे समाज उनका अपना एक समाज बन जाता है बच्चों का, और उनके साथ उनके तालमेल होने लगते हैं, किसी से उनकी दोस्ती हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें उनके अनुसार चलता है। तो ये हमारे विषय जो रखे गए हैं, आप विषय पर सोचिएगा, विषय जो रखे हैं वो भी बड़े तार्किक ढंग से रखे गए हैं। 8th तक के जो विषय हैं, लगभग 8th तक सारे विषय रहते हैं, हिंदी भी रहता है, इतिहास भी रहता है, भूगोल भी रहता है, और उसमें थोड़ा अर्थशास्त्र के भी एक आध पाठ होते हैं, और गणित भी होता है, विज्ञान भी होता है, इतिहास भूगोल भी होता है, और कला भी होता है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण के पीछे अगर हमें मालूम हो कि इसके पीछे इसका कारण ये है, तो हम उसको उस ढंग से अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो उसका फायदा अधिक होगा। अगर हमने खाली नौकरी है भाई, हमें कला पढ़ाना है, जाकर कला पढ़ा दिया, हमें गणित पढ़ानी है, गणित पढ़ा दिया, हमें भूगोल पढ़ाना है, भूगोल पढ़ा दिया, तो ऐसे नहीं। अगर टीचर कोई इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट क्रिएट करना जानता है, तो बच्चों में हर विषय में क्रिएटिविटी, उसका सर्वांगीण विकास होगा, और उसमें उसकी अभिरुचि हर विषय में आएगी, और उससे उसके जो सर्वांगीण विकास कहते हैं, शिक्षण का उद्देश्य जो सर्वांगीण विकास है, वह विकास स्वतः होगा। जैसे उदाहरण के लिए मानसिक विकास के लिए गणित और विज्ञान जैसे विषय होते हैं, वहां
गणित और विज्ञान जैसे जो विषय हैं वो मानसिक विकास के लिए। अगर टीचर अध्यापक को ये भी पता हो तो उसके वो उसी के द्वारा कई खेल करवा सकते हैं। आजकल ये खेल बहुत चल रहे हैं मानसिक विकास के। मैं देखता हूँ वो वर्ग बने होते हैं और उसमें अंक डाले होते हैं कि भाई कि कौन सा अंक डालो कि सब जगह 9 करके इतने 90 योग आ जाए, ऐसे बीच में छोटे छोटे रखते तो मानसिक विकास का वो है। इस तरह के खेल भी बने हुए हैं। तो और दूसरा है सामाजिक विकास के लिए हमारे पास इतिहास भूगोल शब्द हैं, विषय हैं। इतिहास भूगोल आदि जो है ये बहुत अधिक हमारे सामाजिक विकास करते हैं। और इसी तरह से जो कलात्मक विकास है वो कला के विषय के अलावा संगीत कला वगैरह ये तो कलात्मक विकास करते ही हैं। साथ ही साथ हिंदी जैसे विषय भी कलात्मक विकास करते हैं क्योंकि उसमें कविताएं होती हैं और निबंध होते हैं। निबंध किसी प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के लिए भी हो सकता है, तो उनके कलात्मक विकास का इससे वो होता है। तो हमारे जो 8th तक के विषय इसीलिए रखे जाते हैं इतने अधिक कि उनमें हर विकास, उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक और नैतिक विकास तथा कलात्मक विकास ये उनका होए। मैंने जैसे अभी बतलाया था गणित आदि विषय जो है वो उसका मानसिक विकास करेंगे, तो इतिहास भूगोल सामाजिक विकास करेंगे, तो और कलात्मक विकास में कला के विषय जो है कला संगीत है और आर्ट है, अन्य चीज है, बेसिक क्राफ्ट हैं, ये उसमें कलात्मक विषय का विकास करेंगे। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास होता है। तो इन विषयों का पढ़ाने का ढंग भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें अभिरुचि ले सकें। मुझे जब मैं कक्षा 6 में मेरे को कहा मेरे विषय अधिक हो गए थे तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा बनको की बात है कि आपको कला दे देते हैं, पढ़ाने को कला दे देते हैं। अब ठीक ही बात, कला दिया तो मेरे को तो कला दिया। अब कला में तो टीचर लोग क्या करते थे पहले के नियम, ठीक ही हुआ उन्होंने एक बनाया, चित्र बनाए, चूहे का चित्र बनाओ कह दिया, या आम का पेड़ बनाओ कह दिया, या गाय एक बैल को बनाओ कह दिया, इस तरह के कहते थे। अब मैं गया तो मुझे लगा कि क्या करूं, तो मैंने कला में क्या है करके पढ़ दिया, किताब पढ़ दिया कि कला क्यों पढ़ाई जाती है। अब उसमें पढ़ा तो बड़ा भारी दर्शन था कला में। तो पहले दिन बच्चों को कहा कि 2 किताब लाओगे, एक तो आर्ट की लाओगे, एक डिजाइन की लाओगे, वो तो हमेशा हर कोई मंगाता था। मैंने एक कॉपी लिखित भी मंगाई। अब लिखित मंगाई तो उनका बच्चा 6 में पढ़ता था, तो उन्होंने कहा जीएस पगली को 8 साइड में लिखित कला में लिखित कहाँ बैठे आयो, ऐसा ही कहा। खैर मैंने मंगाया तो मैंने उसको पहले दिन लिखा कला क्या है। बच्चों को कक्षा 6 में कला क्या है उनको एक एक छोटे छोटे उसमें बतलाया। कला किसे कहते हैं, सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही कला है, ऐसा लिखाया। मतलब तो वो बच्चे 6 के बच्चों के लायक। और उसके बाद कला के प्रकार बतलाए। मैंने कहा इतने कलाएं होती हैं, 64 कलाएं होती हैं। अब तुम लोगों के लिए बतला रहा हूँ, 2-4 एक कलाएं बतला देता हूँ। नृत्य कला फलाना कला, 8-10 कलाएं उनको दिखा दी। नृत्य कला फलाना कला, उन्होंने सुनी भी नहीं थी कि ये कला है। तो वो गए तो वहाँ वो लड़के ने दिखाया होगा प्रिंसिपल साहब को, तो प्रिंसिपल साहब खैर खुश तो हुए, लेकिन दूसरे दिन मुझे बुलाया अपने ऑफिस में। थोड़ी डर भी लगी, फिर मैंने कहा न मालूम क्या बुलाया, उनका बच्चा भी पढ़ने वाला हुआ तो डांट बटन। मैंने जीजू मैं तो कला दी पढ़ू उनखन, ऐसा कहा। मैंने कहा सर आपने कहा था कि आपका विषय अधिक हो गया है, साइंस वाला हो गया, गणित वाला हो गया, अब 6 पीरियड तो देनी है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा कला का विषय दे दिया। आपने कहा कि आसान हो जाएगा। मैंने उसी दिन कहा था ये कठिन विषय दे रहे, तो आप हंसे थे उस दिन कि कठिन नहीं ये तो सरल है। तो अब मुझे अब मैं लागना का कठिन विषय दी तुम।
कला कला तुम विषय ना, अब तुम पढ़नो था, घर पढ़ कर लिखून नो था, और बच्चा खन जो पहाड़ है वो कहा कक्षा 6 का ना, तो उनको लगा तो अच्छा बहुत लेकिन वो परिपाटी पर चलो वाली बात थी, तो ठीक ही बात। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इतना अधिक डिटेल में मत दिखाओ, फिर बच्चे तो कला में फेल हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ सर, फेल तो होंगे ही कला में भी, जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो फेल होंगे नहीं। तो फिर खैर मैंने कला बतलाया, तो उनको ऑस्टोआर्ट चित्र, वो रंगों का क्रम कैसे होता है, कैसे रंग बनते हैं, क्या रंग बनते हैं, ये पूरा दिखाते हुए चित्र भी बनाता रहा। तो बहुत ही प्रभावित हो गए प्रिंसिपल साहब। कहने लगे वाह, मानना पड़ेगा आपको, आपका कला विषय रही। मैंने कहा कभी नहीं रही, तब 8th तक पढ़ते थे तो मास्टर लोग तो ऐसे ही कहते थे, लेकिन जब आपने मुझे कहा तो मैंने फिर किताब ढूंढी कला की, उसमें देखा कला क्या होता है, कैसा होता है, तो उसमें तो बहुत डिटेल है। मैं तो बच्चों को कम पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब ये है, विषय को हम लोग स्वयं नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या। इसलिए हमें किसी भी विषय को गौर नहीं समझना चाहिए। उसको पढ़ाते समय अगर हम उसको पढ़ाएं तो बड़ा रोचक भी बनता है, इंटरेस्टिंग भी बनता है, और ज्ञानवर्धक भी बनता है। सबसे बड़ी बात है वो ज्ञानवर्धक भी बनता है ना। तो बच्चों को ये बात है। तो 8th तक के बच्चों को वैसे रंगों का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए कि किस रंग से क्या बनता है। मुख्य रंग 4 है, लाल हरा नीला पीला। उसके बाद उससे 8 रंग बने, उस 8 से कितने और रंग बनते हैं। तो 8th तक उनको रंगों का इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि वो उससे 50 रंग बना सके, और 50 नाम याद होने चाहिए उन्हें रंगों। तो कौन करता है ऐसा, कोई नहीं करता। तो इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहता है फिर वो उतना। तो इसलिए किसी विषय को इंटरेस्ट बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको ज्ञान होना चाहिए। अब भूगोल है, भूगोल भी मेरा विषय कभी नहीं रहा। तो एक बार मेरे बच्चे ने पूछ दिया भूगोल, मैंने कहा तेरे को क्या विषय चल रहा है। मैंने कहा पापा, मुझे बच्ची ने पूछा मेरे को भूगोल बहुत कठिन लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। अब मेरे को तो भूगोल आने वाली नहीं आया, तो मुझे भी पता ही नहीं हुआ अक्षांश रेखा क्या है, देशांश रेखा क्या है, मुझे मालूम नहीं हुआ, सच्ची बतलाऊं। अब पढ़ा मैंने, उससे पढ़ा क्या होता है, अक्षांश रेखाएं ये होती है, देशांश रेखाएं होती है, ऐसा होता। तो उसमें मैंने दिखाया था यार ये तो बहुत बड़ी गणित है ये तो ना। आप अक्षांश और देशांश रेखाओं के आधार पर बतला सकते हैं कि कौन देश कहाँ से है और कौन दिल्ली कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, इनकी दूरी कितनी होगी, आप उसके आधार पर बतला सकते हैं। तो बच्चे को मैंने जब इस तरह का उसका बतलाया तो वो बड़ी खुश हो गई। उसने कहा पापा अरे ये तो बड़ा अच्छा बतलाया आपने, मुझे तो हम तो कहते थे कि रट लो हो गया। तो जब हम रट लो कह देते हैं बच्चे के लिए तो वहीं पर भार हो जाता है। रटना कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसे रटा जाए। हर विषय पर आप अध्यापक अगर कोशिश करें तो हर विषय को बड़े इंटरेस्टिंग होकर पढ़ाया जा सकता है, और उसको बच्चे के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कि हम विषय को किस ढंग से लें और कैसे उसे हम पढ़ाएं। अगर हम इस तरह से पढ़ाते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये फायदा करेगा। और मैं सोचता हूँ कि मैंने काफी कुछ कह दिया है। अब इससे अधिक कहने की शायद सुनने के लिए आप लोग तैयार भी नहीं होंगे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आप शिक्षण की बारीकियां समझा दी, और ये बात बहुत बिल्कुल सही है कि हम जब किसी कक्षा में जाते हैं तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने कला के विषय में बताया, यही एक अनुभव मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जी जी। जब मैं भटेली इंटर कॉलेज में था तो कक्षा 7 के बच्चे वो खाली रह रहे थे, कोई संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं था। जी, तो मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन बच्चों को चाहे हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं देखनी थी, बाबू नहीं था, ये स्थिति भी आ जाती थी कि घंटी भी कभी खुद बजानी पड़ती थी। जी, आप तो विद्यालयों के हाल जानती हैं। मैंने जो है मेरे वहां पर अध्यापक न होने से राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया और इतिहास तो मैं पढ़ाता ही था। इसके अलावा मैंने जो है वो कक्षा 7 की संस्कृति भी खोद ले ली
और मैंने पहले दिन थोड़ा उसको स्टडी किया तो बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर कई चीजें थी, कई चीजें मैंने पुस्तक लेखन में भी देखी थी, क्योंकि हम वहां पर एक दूसरे को बताते थे कि ये वाला चैप्टर होना चाहिए, ये भाग होना चाहिए। जो आपके सगटा जी थे, ये भी जो अभी ऐसा व्याकरणाचार्य हैं चंपावत के, ये भी उस कार्यक्रम में थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उसको ऐसा लगा कि ये री हो गया है, क्योंकि पहले हमारे समय में भी 77 सन में मैंने इंटरमीडिएट किया था, तो उस समय संस्कृति भी एक पार्ट होता था हिंदी का, तो उससे बड़े फायदा हुआ और बच्चे बड़ा खुश होते थे। तो जैसे आपने बताया ना, मैंने वही काम किया उसमें। उसमें मैंने ड्राइंग कला को और बच्चों को जो है, जो उसमें चित्र दिए थे, मैं उनसे कहता था कि चलो ये चित्र बना लो थोड़ा। फिर उसके बाद उनको जो है वो संस्कृति की चीजें बताया करता था, तो बच्चे बड़ा खुश होते थे। अब मैं अगर किसी दिन ऑफिस में बैठ के देर हो जाती थी, तो बच्चे खुद ही आते, सर आपका पीरियड है, आप आइए आइए। आप 6-7 के बच्चे बड़े अच्छे, थोड़ा वही सबसे बड़ी सफलता है गुरुजी। तो आपने जो शिक्षण की बारीकियां बताई वो बड़ा अच्छा लगा, और हर अध्यापक इन फेज से गुजरता है। तो यही चीजें जो है वो हमारे काम भी आती हैं, और हम आगे को बच्चों को शेयर भी करते हैं और बताते भी हैं। कभी किसी कार्यशाला में जाते हैं तो ये चीजें हम शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने समय की शिक्षण की बारीकियां बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बहुत सुंदर। और यह क्रम में मैं आमंत्रित करनो हमार गिरीश चंद बिष्ट जी सन दिल्ली बटी ये कार्यक्रम में सोना ला रही आप व्याख्यान का बिष्ट जी अब की बात में जोड़ना चाला शिक्षा संदर्भ में। मैं जरूर शिक्षाविदों को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। बहुत प्रेरणादायक बात बताए। मैं तो एक बहुत अनपढ़ आदमी सन, और मैं अपन शिक्षक को देखा इसी जैसे कोने हम उनको अनुसरण नहीं कर उन्हें बात के दिमाग सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्राप्त करा लीजिए पढ़ना चाहिए, और ज्यादा हम में टैलेंट नहीं सी। आज ये बात का हम बारीकी सुन नहीं लागणों की अगर वो यह शिक्षक मिल जाती है तो हम तो कबड्डी क्या पूछ जाती, हमारे शिक्षक नहीं चाहिए। हमारे शिक्षक कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा के बल्कि एक बार मैंने एक शिक्षक एक सवाल थी मैथमेटिकल 7वीं में पढ़ी मैं, वो मैंने किताब में मलका मास्टर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, बता दो उन्होंने मेरी किताब पढ़ने फाड़ दी। अब वो ऐसे शिक्षक सन, लेकिन मेरा सौभाग्य कि आज ऐसे शिक्षक से मेरी मुलाकात होनी, हमारे पढ़ोरी बहुत मास्टर थे, लेकिन एक आध शिक्षक जैसे जिन्होंने नुकसान पहुंचा, और हम लोग डरने पर शिक्षक खूब मार चाहिए, बहुत उल्टा हाथ में मारने रहे। अब जब आए ने कोई भली के समझाने ने हम कैसी लेखुन आज ले वही पद्धति ठुल कॉलेजों में चल रहे, लेक्चर ढंगल लेक्चर डिलीवर नहीं कर। जो मेडिकल कॉलेज में मैं खुद देख रहा हूँ, मैं लेडी को चल भली के नहीं पढ़ू तो वो बच्चों कुएं में कैसी पढ़ू आखिर मैं कोई बतून नहीं है। और जो क्लासमेट या रूममेट होनी वो अपन काम है, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पढ़ना है। तो बच्चे ऐसे आत्महत्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये मैंने देखा है। मैं बहुत आभारी हूँ तिलकराज जी का भी और हमारे दीप चौधरी जी का भी। बहुत आनंद आया सुनने में। मैं बिल्कुल बगैर ब्रेक के सुन रहा हूँ पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको। और ये क्रम में मैं पूरन भटजू ये कार्यक्रम में शुरू बटी छोड़ने लग रही, और उनर वर्तमान शिक्षा दशा और दिशा पर कुछ आप विचार धरला सर, स्वागत हो। नमस्कार, मैं बिली बेटी द्वितीय विद्यालय में सुन लग रही। दीप जी ने बहुत विस्तार में उन्होंने शिक्षा बारे में बताया, शिक्षा स्तर बारे में, और आज तिलकराज जी ने और विषय अंदर में बिल्कुल खंड खंड करवे और बारीकी समझा, समझ में आ काफी कुछ। अब क्योंकि हमारे लाइने नीचे था, हम तो खट में गया वायरलेस अब चलोड़ सी हमल, लेकिन ये तो जरूर मुझे मालूम छू कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ी टीचर ने डर मस्त हो हमको, जो हेडमास्टर थी उन्हें मस्त डर हो, जो उन्हें देखकर जो सहायक मास्टर थी उन्हें डर मनी कम थी, दोस्ताना व्यवहार कर, जो हेडमास्टर थी साहब हमारे गुसाई सिंह ठाकुर साहब थी, वो मारते नहीं थी, लेकिन जो बोल चाल और आखना भाषा इस किस्म की थी कि वो देखबे उनका देखबे डर लगती।
तो हम लोग आदर तो करना चाहिए। दूर बढ़िया हम पहाड़ में पल मोड़ मला हूँ 2-3 मोड़ पहले लगा लट्ठी ऐसी घुमाते हुए हालत यहाँ लोग बाग ना पहाड़ पर जब अपन किताब निकाल में पढ़ाई चालू कर दी भले मास्टर साहब मुंड में आधो घंटे पौन घंटे लागू अबे पहले पढ़ाई चालू हो जैसी क्या कोई जरूरत नहीं पड़ती इस दशे। लेकिन ये बात जरूर थी कि 5 तलक पढ़बेर वो पढ़ाई मदद मैं हाई स्कूल तक बिना ट्यूशन फ्यूशन केने लगा और हमारे घर में कोई मेरे पढ़ी लिखी नहीं थी कागले 2-3 पढ़ी वाला आदमी थी हम अपन नौकरी दिगर मतलब है हमने अपने हिसाब से पढ़ी। लेकिन वो जो 5 तक का पढ़ाई थी वो पढ़ाई जो मदद में हाई स्कूल तक आराम में निकाल ली गई। सिर्फ मुश्किल है मगर अंग्रेजी इस विषय में मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो वक्त अंग्रेजी अगर क्लास 1 बटी हमारे चालू कर दी होनी सरकार ली तो हम उनका कति का पछल का चाहना जरूरत नहीं पड़े। तो हम अंग्रेजी विषय में जरूर कमजोर रहे और बाद में वो सुधर गए वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई टाइम में काफी दिक्कत हम उनका अंग्रेजी कारण है। मैं एक विषय मगर याद से मैं 11वीं पढ़ती हूँ मगर बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट थी बहुत जो हमारे कोई देसी यूपी तरफ कोई श्रीवास्तव कभी कोई अध्यापक थी वो लेक्चरर थी वो लेक्चर दी चित्र वगैरह बड़ा तो उसी में बायोलॉजी जो डायग्राम बन सी वो डायग्राम का मैं कॉपी सारी जो आर्ट कॉप थी वो आर्ट कॉप में बड़ा बेर वो पन्नन का गशावे ले जाए के लेकिन जो पन्ना होनी अलग आर्ट वाल पेपर जो होनी वो डबल खरीद तो खरीदने गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। तो मैं बढ़िया चित्रपट पर मेहनत कर भी बिना किए करिए ले जाती ले तो वो चित्र का देखी वगैरह पन्ना पकड़ पन्ना का ऐसी एक वक्त हाथ महसूस कर लो पन्ना का ऐसी फेंक दी थी। तो 3-4 वक्त वो मैंने उन्होंने कहा टीचर से मैं बड़ा आदर पूर्वक मैंने कहा सर मैं बड़ी मेहनत करके आपके पास में ये लाता हूँ और आप पन्ने को देखते भी नहीं और उसको ऐसे पहले ही मेरे सिर के ऊपर से उड़ा देते हैं। तो मैं बड़े आर्ट के जो हम बोले हैं उस पन्ने को खरीद के लाओ मौला साहब उसको खरीदने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं तो पढ़ाई क्यों करते हो स्कूल क्यों आ रहे हो छुट्टी करो कहीं नौकरी करो छोटी मोटी ऐसा जब उन्होंने कहा मेरे को बड़ा ठेस लगी उस बात से उस टीचर के कहने से। खैर पढ़ाई तो हमने नहीं छोड़ी बाद में ये बात मुझे आज भी खसकती है मौला अध्यापक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं जो करके जा रहा हूँ बोले कि बेटा तुमने अच्छा बनाया है लेकिन पन्ना अच्छा नहीं है इस कारण उसको इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वो अगर अच्छा पन्ना हो तो और अच्छा चलो ठीक है तुमने मेहनत करी अगर मेरी मेहनत को वो शाबाशी दे देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। हालांकि डिसेक्शन वगैरह कराते थे डिसेक्शन मेरा हाथ साफ था तो बिग लीजिए वो बनाई दी थी जरूर शाबाशी को थी लेकिन आर्ट और पन्ना का वो खरा माधबड़ी उड़ा दी थी इसी जैसी बिना देखिए। तो ये चीज मगर वक्त खरी जरूर। लेकिन मैं एक चीज कौन चाहूँ अभिभावक का तौर में मैं सबसे ठुल जिम्मेदारी बच्चा लीजिए मैं हूँ इज हूँ। माँ का जो सबसे बड़ा रोल होता है बच्चे के लिए उसकी जो दिनचर्या को नोटिस में लेने के लिए और वो इंफॉर्मेशन जो अपने परिवार के हेड हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी माँ की होती है। अगर माँ उस जिम्मेदारी को सही ढंग से 100% अगर निर्वाह कर दे तो बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैं देख ले रखी जो ना पिताजी तो बेचार दिन भर ड्यूट में रोनी ब्याह हुआ थकी मारी हाल कोई थोड़ा बहुत घुटुक मुटुक लगुनिया कर रहे हालत भाई तो मेरा घुटुक लगा एक किनारे में टोपी रहे भी के मतलब नहीं भाई। लेकिन मैं जो से जो से वो बच्चा करियर बनाने में बहुत मदद करे। मैं बहुत लोग ने मायन का देखो जिन्होंने अपन नंतनक भविष्य बना और वो आज भल भल जाग में पूजी हुई सन। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक राज जी दीप चौधरी जी उन्होंने बहुत खुलासा कर बता बहुत बहुत धन्यवाद अपन। आपका ही जैसा एक अनुभव मैं भी शेयर करता हूँ। हमारे हाई स्कूल में बायोलॉजी के अध्यापक थे मदन जोशी तो वो बड़े सख्त मिजाज के थे। तो उन्होंने हमारे परिवार के कई बच्चों को भी पढ़ाया था। हमारे पिताजी के भी विद्यार्थी थे। वो अगर उनका डायग्राम सही नहीं होगा वो बारिश भी लगी होगी तो कॉपी को पकड़ के बाहर फेंक देते थे। तो बड़ा अजीब भी लगता था डर भी लगती थी कुछ कह भी नहीं सकते थे। और एक बायोलॉजी के सर थे वो तो कुर्सियां ही सिर में रख देते थे। तो अब आज ऐसी व्यवस्थाएं कम से कम रुकी हैं क्योंकि आज बच्चों को एकदम से डांटना मारना जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन भय भी न हो तन प्रीति भय भी बहुत जरूरी है। अध्यापक का भय होना बहुत जरूरी है। भाई तो बहुत जरूरी है भाई।
फिजिक्स के अध्यापक थे नरेंद्र कुमार पंत जी नैनीताल के। अगर वो हमको 100 मीटर दूर दिखते थे तो हम साइड हो जाते थे, गोल हो जाते थे कि कहीं पता नहीं कुछ कह न बैठे, कुछ कह दें। तो वो बाद में प्रधानाचार्य बन के भी आए तो उनसे हम ये बातें शेयर करते थे, दूसरे विद्यालय में थे तो कहते थे कि हाँ ये उस समय की बात है, अब तो बहुत अंतर आ गया है। तो ऐसा भी अध्यापकों के प्रति होता ही था। यद्यपि हमारे पिताजी हमें तो डर इस बात का लगता था, अध्यापकों का भय रहता था। अति जो है ना, चौधरी जी हमें डर इस बात का लगता था, कभी कभी जब किसी अध्यापक से रूबरू होते थे, चिंता इस बात की होती थी कहीं कुछ पूछ न ले, वो ज्यादा चिंता होती थी। अति जो था, अति सब चीज अति वाला जो था अधिक गलत था। अधिक डराना मारना पीटना भी गलत था और एकदम स्वतंत्र छोड़ देना ये भी गलत चल रहा है। ये भी बीच का रास्ता होना चाहिए, बीच का, कि बच्चे में मतलब भय भी हो और अपने सम्मान भी हो। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, बहुत सुंदर विचार ये हमार पूरन फटजूल धरी, हमार डॉक्टर दीप चौधरी जी धरी और हमार गिरीश चंद जूल और हमार पटल पर जुड़ी हुई चंद कृपाल सिंह शीला जू आपू एक सम्मान प्राप्त शिक्षक ल छा आपू अपन विभिन्न प्रयोग शिक्षा में करण रहा था। तो अगर मैं बात आपको सुन रहा था तो मैं वर्तमान जो नई शिक्षा नीति छू उनमें कुछ बाध्यता लगेगी शिक्षक उमा कहले आपको कोई दबाव बच्चे का नहीं दी सकन ये स्थिति छू और उमा आपको कौस अनुभव हो जब आप पढ़ो सा तो कुछ दी बात आप जरूर थल्ला। आदरणीय शीला जी बहुत अभिनंदन सर, स्वागत। और टाइगर साहब बोला अभिनंदन करो जोड़िए। सर माफ चाहने आज मैं लेट आ गयो छोड़ी प्रैक्टिस के चक्कर में। शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद और टाइगर साहब को मैं धन्यवाद करूँ। लेट के नहीं आ रहा है, मतलब जब ला आपको जुड़ जाओ आपको पटल साहब इसकी दिक्कत न। तो जस की आदरणीय तिलक राज जोशी जी अपन बात धरी और भी जो से डॉक्टर दीपचंद चौधरी जी अपन बात धरी। तो और वर्तमान में आदरणीय मोहन चंद जोशी जी जो से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपन बात धारणा लीजिए बात करी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दरअसल जो बात कही जाना तो मैं कुछ बात तो बहुत सही है कि नाना का जो है अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए और पहली बार हम देखी कि हमारे टाइम में जो है अवसर हमको इस प्रकार नहीं मिल पाई और आज आपको देखा कि पूरा साल भर गतिविधि यदि आपको देखला शिक्षा विभाग तो एक दिन बची नहीं से जब दिन जो से ब्लॉक में कोई ना कोई विद्यालय में नाम या कोई ना कोई शिक्षक जो से संकुल स्तर पर जो से राज्य स्तर तक नहीं जान लगे। तो बहुत सारा कार्यक्रम जो से सरकार जो से ननु लीजी चलाई छो हर चीज में चल रही, चाहे वो भाषा लिवेर बात करो हम तो मातृभाषा दिवस ल जो से मनाई गो में ननुक जो से बहुत अलग अलग क्षेत्रों की प्रस्तुति जो से में शामिल थी और राज्य स्तर तक वो प्रतियोगिता थी। और हम गणित मैथ विजार्ड का बच्चों और स्पेलिंग जीनियस का बच्चों तो ये मतलब ये प्रतियोगिता जो से संकुल स्तर पर राज्य स्तर तक से। और टीएलएम में बात करूं बल्कि आजकल एलटीएम अब भागी तो उमल जो से नानो प्लीजी संकुल स्तर पर राज्य स्तर तक अवसर से खेलो बात करो तो मतलब वही हिसाब से 20 में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना जो चले और जब बहुत सारे नानों का कम से कम 1 साल लीजिए छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो आज अवसरों का आप कमी नहीं से बसरते समय ऐसा हो कि हमको बिल्कुल तैयार रहना जरूरत से मतलब पत्र जो से डेली आनी और उम्र समय जो से यस नीच की नानुका वाली जी तैयारी कराई जाओ बल्कि तैयार रहो वाले हिसाब जो एक स्काउटिंग में चलो तो वो स्थिति अच्छा मतलब कोयला आदेश आज सिद्ध सीआरटी स्तर पर निकलने से तो सिद्ध आज हर कोई
जो से नाना पास जो से तुरंत कुछ सेकंड में पहुंच जानो, शिक्षकों पास कुछ सेकंड में पहुंच जानो, तो समय कमी छबल के बीच में हमार एक शैक्षिक जो से सम्मान समारोह में मैं जड़ा मौका मिला रुड़की में और देहरादून में दी कार्यक्रम में, तो वहाँ हमार साहब जो से आनंद स्वरूप भारद्वाज जी बात के कणसी की आज स्कूल जो से 125 दिन खुल पाना मुश्किल है, जबकि 220 दिन कम से कम स्कूल जो से पढ़ाई जो से करना बात से। लेकिन आज बहुत सारा गतिविधि ऐसा की कि यूं हम खेलों की बात करूं तो एक बार 3 बार खेल है, यूं संकुल स्तर पे राज्य स्तर तक 3 बार खेल है। तो मैं यह मानू कि एक दिन संकुल में ला जाऊं और 3 दिन ब्लॉक में ला जानी और 3 दिन जिला में ला जानी और 5 या 6 दिन जो है राज्य में ला जानी। 5-6 दिन तो इसका हर कार्यक्रम हर गतिविधि का जोड़ते हुए तो ये लगाओ कि 125 दिन जो से कुल शिक्षण समय मिल पाना, जबकि 20 दिन कम से कम जो से पढ़ाई होना चाहिए। तो आज हौसला तक ननु का बहुत सिंपल बसरते जो पहली बार एक शिक्षा प्रति ननु जो से जुड़ाव हुई, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा भावना है वो बहुत जगह देखने में मतलब हमारे गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वो भावना बहुत कम से देखने में आजकल। और जो विद्वान से तो विद्वान से या फिर जो सामान्य से मतलब वह दिल में यह भावना बहुत कम से है कि मैं कुछ सीखूं और मला इन बड़ो यह सोच में मगर देखने में कम आना है, जबकि आज यह सोच आना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के देख वाला आपको मैं बहुत ज्यादा कह सकूं, मतलब दूसरा हमें प्रेरित है मतलब बहुत कुछ मतलब ये लोग में यहाँ एक शिक्षक रूप में आज छू तो मगर यह चीजें सीधा सीधा बहुत लाभ मिला कि मैं दूसरों को बहुत कुछ सीखूं, कहाँ पे लेख सीखी, कहाँ पे जैसे चित्र बनाना सीखो, कहाँ पे बुलहान सीखो, कहाँ पे अन्य को प्रतिभा तो नाटक सीखो। तो ये सीखना की प्रक्रिया में रुचि लहण बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे नानू का यह आभासन कि यार हमारे मतलब परिवार बहुत भरता की बहुत फसल पान जो है, लेकिन आज आपको देखला कि गाँव में ये स्थिति कि हमारे जैसे कृषि लगभग समाप्ति हो जाने से मतलब जो जो इंसान मतलब ऐसे कि हम शिक्षा रोजगार लीजिए तो नहीं ले जाए, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप शिक्षा उद्देश्य हुई से कि कथा न कथा हमको रोजगार मिलाना जरूरी से क्योंकि उधर पूर्ति जो सब दोहर त्योहार हमारे मुख्य आवश्यकताओं में था। तो उधर पूर्ति तब है पर जब हमारे पास आज हमारा अपन धंधा तक के रह नहीं गए, लेकिन अब एक हम नौकरी पर निर्भर हो गई। तो वीक लीजिए हमको जो से आज आपको तैयार करना पड़ल, थोड़ा सा समझण पड़ल, अपन परिस्थिति को समझण पड़ल। मैं यस नान बहुत सारे देख रही जना जो से एक कुर्ती उन्होंने पूरा जो से अपन पूरा साल पढ़ाई चला दी उकड़ी जो से 2-3 दिन बाद खरीद है मतलब वैसी काम चला उन्होंने अपन गरीबी जो से आभास उनको रहो। तो मैं वो नानों को देखो क्यों आज कामयाब से और जगह ये अलग हुआ सब चीज मिलाना हो रहा और स्कूल खाली की नाम मात्र स्कूल नह गए आज ले 50% ना नंबर आए तो वो लोग खुश, जबकि आज आपको देखता 98% में मुड़ता की इज्जत नहीं मिल रही। तो मतलब यह भाव जरा सा मैं गाँव घर अपन नानों को देख लूं तो यह भाव बहुत कम से बस एक हाई स्कूल इंटरनल पास कर आजकल बहुत आसान लगो पास जो पहले समय में यह लगाओ कि जो 60% ली थी और वो आज समय में 80-90% ले आनी मतलब मूल्यांकन ले तो सरल होगो कि 60 एवं मथा चंदन और फर्स्ट डिवीजन लगभग सब फर्स्ट डिवीजन से हमारे टाइम में हम देखिए एक दी मुश्किल फर्स्ट डिवीजन है बोला बोला 60% 61% और डिक्टेशन एक दी नंबर उनको ग्रेस वो डिक्टेशन लीजिए मिल छी तो तब कथा 60% ही और मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में देख रहा कि यहाँ 52-54% एमए में नंबर लेनी जो सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी टॉपर थी। तो आज आपको देख सा परसेंटेज बिल्कुल नाना को एक बार 93 बादशाह और बासठ में एक नाना एकल फर्स्ट डिवीजन ले तो फर्स्ट टेस्ट फीलिंग को दी तो फर्स्ट टेस्ट फीलिंग नहीं है होंगी। तो ये शिक्षा में क्या होना मतलब तो
शिक्षा जो से उच्च शिक्षा ला लीलन मतलब थोड़ा बहुत हमें फिर हमको ज्ञान ला बहुत जोड़ी सा, तो ये सारे चीज है। और वर्तमान जो राष्ट्र समय लगल, लेकिन मैं कुछ प्रावधान जूनियर नेट मात्र शायद जो उनको व्यावसायिक शिक्षा और ज्ञान जो चित्रकारी लाइन में डाली जाओ, या फिर जो से वो जूनियर बैगिन शुरुआत में करी जाल और ननु का व्यक्ति अवसर दीजिए। बहुत सारे प्रावधान सही से बसते कि उन्हें सही रूप जैसे कुछ समय बाद हमको देखना में, तो समय के बाध्यता है मैं ज्यादा फिर विस्तार में नहीं कहते हुए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय शीला जी। और शिक्षा जो नई शिक्षा नीति छू ये में तो सबको समान अवसर मिलना और पूरा देश में एकीकरण तरफ है शिक्षा के स्वरूप जानना करो। और ये में स्थानीय जो हमारी भाषा छू उकले शामिल करने की बात है, जो यहाँ लोक कलाकार छन, लोक जो हस्तशिल्पी छन, उनके शिक्षा ये मुख्य धारा में लिबेर और बच्चों को यह चीज़ का सिखाने के लिए बात में होने लग रहा है। और वीक साथ में मूल्यांकन के हिसाब बच्चे का कहीं जूनियर हाई स्कूल तले उनको फेल करना कहीं प्राविधान है आप। और यह एक ये दुर्गुण कह सकूँ हम यह देखना कि बच्चे आप पढ़ा नहीं ला रहे। और पिछाड़ी ये कोरोना काल में 3 वर्षक जो ये हमार विषम स्थिति रहे पूरा देश में कि पूरा विश्व में, तो ये में बच्चों जो मूलभूत उनर जो ज्ञान छी जो कक्षा 3, 4, 5 में पहुंच गई या जूनियर में पहुंच गई वो सब भूल गई। हमने देखा पहाड़ा भूल गई, बच्चों छोटा फंडामेंटल चीज भूल गई, पढ़ना लिखना जो फ्लो थी वो सब खत्म हो गई। दोबारा आई और पिछले 1.5 साल बैठे हम लोग खुद यह बात का महसूस कर रहे हैं कि उनको दोबारा वो चीज़ हम पढ़ने लगनी। और बच्चों की अभिरुचि पढ़ना तरबेन है। अब आजकल मोबाइल है और घर में गेम खेलने पर लग रहा हो या टीवी देखना हो या द्वार चीज़ों में इंटरेस्ट हो, लेकिन पढ़ाई तरफ जो एक वीक ध्यान छी वीक लीजिए शिकायत रहे हमेशा अभिभावकों की घर में पढ़ नहीं रहो, ये कोई नहीं मान रहा है। और ये मैं स्कूल और में ना नुकुर करना या कई किस्म बहान करना, ये चीज़ ला हम देखने लग रही। और ये सब कुल मिले भी बच्चों को जूनियर हाई स्कूल तक न को डांटण छू न को कोई दबाव देण छू और को पास कर देण छू। और वी बाद वो अपन फिर अगला जो ठुल कक्षा सन उमो यहाँ के कम भी स्थिति छू कि प्रधानाध्यापक रहते स्कूलों में प्रिंसिपलों विहीन इंटर कॉलेज चल रही, वहाँ जो लैब छन हेणु तलक खुलन रहतन, लाइब्रेरियों का उपयोग नहीं होने लग रहा है। और बाजारों में जो उच्च शिक्षा छू वी संदर्भित भाषाओं जो किताब उनमें लगनी या उनर जो विषय विशेष पर जो किताब लगनी वो मार्केट में उपलब्ध रहतन। केवल एक गाइड भरोसा या एक डाइजेस्ट भरोसा बच्चे पास हो जाना, तो भी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं भी प्रभाव दिखण में हो। और लाइब्रेरियों विकास नहीं करना, सरकार की तरफ ध्यान नहीं होने की हमारे आसपास में जो सार्वजनिक पुस्तकालय छन उनमें और यहाँ जो बाजार में जो पुस्तकालय जो हमारे पुस्तक विक्रेता छन वो यह किस्मक यह उपलब्ध नहीं करोनी सामग्री का अपन कमीशन चक्कर में करनी भले आपत्ति ने की छू, लेकिन सरकार की ये नीति ये में थोड़ा मेरे को ये लगो कि ये में बहुत सुधारा गया आवश्यकता छू। और एक वातावरण घर में ले बढ़ने की जरूरत छू जहाँ हमार नशाखोरी छू और अभिभावकों जो उदासीनता छू अपन बच्चों प्रति जो उनर एक उदासीनता यह है कि वो नौकरी जी के मिलनी छू कदुआ का नौकरी मिले ये इस किस्म भाव छन कि हम लोन जेल चलो जो हम करनी वो लोग कर लो, ये किस्म उदासीनता छू कि जब हम प्रतिस्पर्धा या दौर में वो मुख्य धारा में जोड़ना लीजिए प्रयास नहीं करना है। तो ये बहुत फैक्टर्स हैं जो मैं आज ले सुधारक आवश्यकता मेरे को महसूस है। बात तो बहुत करी जा सके और ये मैं विशेष शिक्षा में तो हम लोग बिल्कुल काम नहीं करने लग रहे। हमारे जो प्रतिनिधि छन उनका ध्यान कतई ले इतर बहन है और जो 10% भाग जो हमारे समाज वो वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान में जो सबों लीजिए अभियान छी
उमें कहीं ना कहीं मैं मानो कि हम लोग ये में पास नहीं होने लग रहा है। तो कुल मिलाकर आज ये नहीं करी जा सकन कि सकारात्मक पहलू ये छू कि हमार शिक्षा में आज बहुत पढ़ी लिखी शिक्षक होने लग रही। ग्रेजुएट तो पहली होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट सन, द्वितीय तीन तीन विषयों में विशेषज्ञ सन, वी साथ में रिसर्च करनी डॉक्टर लोग लइए में ये हमारे शिक्षा विभाग में आप होने लग रही और नई नई प्रयोग करनी। बहुत एक आशा किरण छू कि नई अपन प्रयोग करन लग रही और नई रिजल्ट देखने में होनी। और मैं अपने जनपद एक उदाहरण देना चाहूँ। कपकोट में आदर्श प्राथमिक विद्यालय छू कपकोट वी 22-23 बच्चे अल्ले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयनित हरी, हर वर्ष निकलनी, नवोदय में निकलनी। और वहाँ केडी शर्मा जी प्रधानाध्यापक उन्होंने जो पूरी टीम छू वो पूरा देखो एक कुछ आकर्षण छो कि प्राथमिक विद्यालय में होड़ लगे वहाँ बच्चों का एडमिशन जाने लगी। तो यस किस मतलब उदाहरण हमारी समाज में चल। और दोहर नीति ये छो कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल जो चलन लग रही, अम्मी तो आज बने पिछड़ 32 सालों बटी शिक्षा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय मिल 11 विद्यालय बढ़ाई। और 11 विद्यालयों में अलग अलग में जनपद नैनीताल, जनपद अल्मोड़ा और जनपद बागेश्वर में मिल छोटा छोटा ये गांव स्तर पर कमरों किराए लिवेर वहाँ लोगों में यह में 57 लोगों स्टाफ आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय पिछाड़ करीब बीच में मेरा एक एक्सीडेंट है पड़ो वी में पूरा काम बिखर पड़ो। लेकिन फिर दोबारा में फिर यह स्थिति पर सन आयल 223 बच्चे मेरे पास हैं, 14 लोग मेरे पास काम करने वो विद्यालय में। अब एक लास्ट के लिए फिर शिक्षा नीति अनुसार हम शाखा नहीं खोल सकते, तो यह फिर संकुचित होगा। लेकिन मेरा तो उद्देश्य पूरा 32 साल ये शिक्षा पर ही निकल गई। विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों में ले और यहाँ मास्टर ट्रेनर रूप में कई कार्यशालाओं में जाना मेरा अनुभव मिलो। और मैं बहुत सौभाग्यशाली आपको मानो कि मेरे वहाँ गरीब तबका बच्चे पढ़नी बहुत नॉमिनल फीस में। और मेरा विद्यालय ये चूँकि जहाँ गार्जियन डिसाइड करनी, पब्लिक स्कूल में पब्लिक डिसाइड करे भी फीस क्या होना चाहिए, भी किताब को लगना चाहिए नहीं क्या होना चाहिए, वो गार्जियन डिसाइड करो हमारे यहाँ। मेरे यश किस्म के एक प्रयोग छू। और भी मैं मेरे विद्यालय में ब्रिटिश ब्रिटेन बटी हमारे एक लोटस फ्लावर ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन थी और दिल्ली ड्यूटी फ्री एक दोहर एक कोलिबरेटिव एक सोसाइटी थी। तो इन्होंने मैं कहा पिछड़ यहाँ की स्थिति और अध्ययन करते रहे और संपर्क हो तो उन्होंने मैं कहा 33 लाख रुपए ये बिल्डिंग बढ़ाने लीजिए, फिर 20 लाख रुपए दिए, बहुत सुंदर बिल्डिंग अब बढ़ गई। और बच्चों गरीब बच्चे मेरे वहाँ पढ़नी और 40% तो बच्चे फीस देने न तन फीस नहीं दे पान। उमर जदुलो एक नॉमिनल फीस में 400 रुपये में बटी अलवेर में कोरोना काल बाद में 50-50 प्रति वर्ष वृद्धि अनुसार 150 रुपये वृद्धि है, तो 550 रुपये हमारे यहाँ फीस हुए। और जूनियर स्तर पर 610, 620, 630 ये जूनियर स्तर पर छू। और मैं 14 लोग मैं काम करनी। तो फिलहाल ये छू कि एक प्रयोग छू, अब मेरे तो जीवन या निकल सकू, अब मैं कदू काम 2-4 साल और कर पान। लेकिन एक मेरे को बहुत लगा कि मैं बहुत लोगों की सेवा कर पाई। गरीब बच्चे आज विदेश वाले मेरे को फ़ोन करने और मेरे को बहुत अनुभूति है कि मैं अपन जो जीवन जो समय थी वो बच्चों तक गो। और मेरे को लगा कि बहुत कुछ आज मेरे को करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम में हम बहुत बढ़िया भी डॉक्टर दीप चौधरी जो व्याख्यान सुनो। आज हमार जो मौलिक अनुभूति थी और एक विशेष शिक्षक रूप में जो अपन भाव अभिव्यक्त करी डॉक्टर तिलक राजूल हमार ज्ञानवर्धन करो मैं बहुत आभारी छूँ। और वी के साथ में हमार गिरीश चंद बिष्ट जू, पूरन चंद भट्ट जू, आदरणीय कृपाल शिलाजूल ला अपन बात धरी और ये कार्यक्रम का फल बढ़े थे। और ललित तिवारी जी ले जुड़ी छे नहीं और लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ी रोनी। तो समय आज ज़्यादा होगो तो फिर भोग कार्यक्रम में फिर हम लोग शामिल होने में पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करनो पूजनीय गुरुजन वर्ग हैं मैं धन्यवाद करते हुए आज कार्यक्रम समापन और मैं आज्ञा चाहूँ और प्रणाम करनो सबको शुभ रात्रि कहूँ। जय धन्यवाद धन्यवाद जो शब्द मैं हमार
जो प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल वहां तो खैर खूब मेहनत करी है। जो हमारे सरकारी स्कूल थी वहाँ बहुत बुरा हाल थी हमारे इलाके में। तो 10 साल 11 साल पहले मैंने एक कविता लिखी, मैं आज नहीं पढ़ा नुको, 2-4 दिन में सुनू। वो मैं कैसी लिखी, यह बात कहे जन का है, यह बात कहे जन का है, यह बात कहे जन का है। स्वेणा में एक स्कूल मेरे कान में क्या क्या पढ़ो छी अपन स्कूल एक परेशानी मगर सानी बतवाना छी। तो यह बात ने लिखा कि कभी कविता मधुर हमारे पहाड़ में जो सरकारी स्कूल से बहुत कमीशन वो कमी को मैं वर्णन में कर रखा कजने मौके सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सही अर्थों में जैसे संकल्पना का प्रोग्राम ला रही और बहुत बढ़िया काम वास्तव में ये बताया कि विदेश वाला में नहीं और की खुशी है सही तो मिलो याद करो। तो बहुत धन्यवाद सर। शिवरात्रि सबको प्रणाम, आभार।